नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स को बैन करके सरकार के फैसले के बाद गूगल ने अब अपने प्ले स्टोर और एप्पल से टिकटॉक को हटा दिया है। तो गूगल और एप्पल दोनों ने अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया है। कल ही भारत सरकार ने ये बेहद अहम फैसला लिया था और टिकटॉक समेत यूसी ब्राउजर समेत कुल 59 ऐप्स को बैन कर दिया था और उसके बाद इंटरनेट सेवा देने वालों को सरकार ने निर्देश जारी किए, जिसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गूगल और एप्पल दोनों ने अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक ऐप को हटा दिया है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ, किस तरह से इसको देखा जाए? सरकार ने बहुत साफ कर दिया था कि 59 बैंड चाइनीज ऐप अब भारत में नहीं चलेंगे और उसके बाद एप्पल और गूगल दोनों ने अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया है। बिल्कुल, सरकार की मंशा साफ है कि जो भी राष्ट्र हित में नहीं होगा, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ होगा, उन ऐप्स को नहीं रहने देंगे और इसके दायरे में ज्यादातर चाइनीज ऐप आए हैं। 59 ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सरकार इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करेगी। जितने देश में इंटरनेट प्रोवाइडर से सबको कह दिया गया है कि इन सब की छुट्टी करो, इन सब ऐप्स को आप लोग प्रोवाइड मत करो जिनको सर्विस दे रहे हो। दूसरी बात, गूगल प्ले स्टोर को कह दिया है कि आप इनको ये सर्विस न दें। अब ये जिनके पास ऑलरेडी है उनका डेटा अब अपडेट नहीं हो पाएगा, उनका अपडेट नहीं हो पाएगा तो आगे वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक सरकार ने ये भी संदेश दिया है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आने वाले दिनों में और भी जितने इस तरह के जो ऐप्स हैं जो देश हित के खिलाफ काम कर रहे होंगे, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ काम कर रहे होंगे, अश्लीलता को बढ़ा रहे होंगे, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट नहीं है, इसलिए सरकार सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करने के मूड में भी। जी अमिताभ, ये भी बताइए कि हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में ये बात भी सामने आई थी कि किस तरह से टिकटॉक और इसके अलावा कुछ और चाइनीज ऐप्स जो हैं वो iOS और एंड्रॉयड सिस्टम पर जब डाउनलोड होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं आम लोगों की कई सारी जानकारियां जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं। क्या ये एक बड़ी वजह रही जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि सुरक्षा कारणों से इस तरह के जो ऐप्स हैं इनको बैन करना ही उचित होगा? देखिए, हमने भी परसों आपको याद होगा रविवार को भी हम लोगों ने एक बड़ी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट दिखाई थी इसके बारे में और टिकटॉक किस तरह से जो यूजर्स है उनके डेटा चोरी कर रहा है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जिसमें एप्पल जैसी कंपनी और फोर्ब्स जैसी मैगजीन भी शामिल थी जिन्होंने आरोप लगाया था। तो जाहिर तौर पर इस एग्जॉस्टिव लिस्ट के बाद सरकार पहले से इसकी तैयारी कर रही थी क्योंकि इनके खिलाफ कंप्लेंट्स बहुत आ रही थी, इसलिए उच्च स्तर पर यह फैसला लिया गया है और सरकार ने साफ कर दिया है कि जो पब्लिक में अश्लीलता फैलाने की बात, जहां राष्ट्रहित के खिलाफ की बात, जहां जन भावना भड़काने वाली बातें हो, उनको रोकने में ये सब सक्षम साबित नहीं हो रही थी। तो ये तमाम चीजें जहां पर आएंगी सरकार बिल्कुल सख्ती से निपटेगी और ये पहला उदाहरण है 59 मोबाइल ऐप के 59 मोबाइल ऐप के बैन होने का और आने वाले दिनों में और भी ऐप्स हैं बैन हो सकती है अगर इस तरह की गतिविधियों में वो लिप्त पाए गए या सरकार के नियमों का पालन नहीं करते पाए गए। जी अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर आ रही है। भारत में टिकटॉक पर बैन लगने के बाद भारत में टिकटॉक के हेड निखिल गांधी ने एक लिखित बयान जारी किया है। टिकटॉक के बयान में कहा गया है कि टिकटॉक डेटा की सुरक्षा के लिए देश के सभी कानूनों का कड़ाई से पालन करता है। इस बयान में कहा गया है कि टिकटॉक पाबंदी के आदेश का पालन करने की प्रक्रिया कर रहा है। टिकटॉक ने यह भी कहा है कि उसने टिकटॉक के किसी डेटा को चीन सरकार समेत किसी भी देश की सरकार को नहीं दिया है। टिकटॉक के हेड निखिल गांधी ने बयान में कहा कि हम डेटा की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो टिकटॉक की तरफ से ये सफाई, टिकटॉक के जो हेड हैं निखिल गांधी, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। अमिताभ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ हैं। अमिताभ, ये जो सफाई है क्या इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब टिकटॉक में भी खलबली मची होगी। कई ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि भारतीय हैं और टिकटॉक के भीतर काम करते हैं और जब से बैन की खबर आई है कहीं ना कहीं इन लोगों में भी खलबली मच गई है। बिल्कुल, ये सफाई दिखा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा चीन में सत्ता में किसी से कोई संबंध नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, हमने 14 भारतीय भाषाओं में दिया है। तो ये सफाई तब क्यों नहीं आ रही थी जब मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल टिकटॉक बैन करने का आदेश निकाला था और सरकार बार बार कह रही थी कि अश्लीलता ना फैलाएं, पब्लिक ऑर्डर का पालन करें, चीजों को जो फॉरवर्ड करते हैं इधर से उधर वो चीजों पर रोक लगाएं।
कहाँ जो कौन ओरिजिनेटर है पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला, उसके बारे में बताएं। अब तमाम चीजों पर जब साल डेढ़ साल से वो सुधर नहीं रहे थे, तो प्रिपरेशन देने का मुझे नहीं लगता है कि सरकार के कान पे जू रहेंगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये चीनी ऐप्स है और चाइनीज ऐप लगातार डेटा चोरी और पब्लिक की प्राइवेसी के में दखल देने का है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सब दलीलें और सफाई अब काम आने वाली। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच चीन से चल रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर भारत में बैन लगा दिया। चीन की कंपनियों के इन सभी 59 मोबाइल ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। चीन के जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनमें टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, हेलो, कैम स्कैनर और वीवा वीडियो जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीन की कंपनियों के ऐसे ऐप पहले भी कई देशों में बैन किए जा चुके हैं और भारत में भी इन कंपनियों पर लोगों का डेटा चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों से हुई झड़प के बाद से देश में चीन के मोबाइल ऐप बैन करने की मांग तेज हो गई थी। भारत में 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि अगर इतने बड़े बाजार से चीन के ये ऐप हटेंगे तो इससे उसको बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है, भारत की रक्षा, सुरक्षा, बचाव, संप्रभुता, अखंडता के लिए और लोगों के डेटा और गोपनीयता बचाने के लिए भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। जय हिंद। इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है, सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सही है और इसका समर्थन है। चीन द्वारा किए गए दुस्साहस का जवाब हमें राष्ट्रीय संकल्प और स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के साथ देना होगा। सरकार और ठोस कदम उठाए ताकि एक संदेश जाए कि भारत अपने स्वाभिमान और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सरकार का देर से लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक इन ऐप्स का जो बुरा असर पड़ना था वो पड़ चुका है। इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। इस बीच कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया और दावा किया कि देश के 7 करोड़ व्यापारी सरकार के इस फैसले के साथ हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किया जाए। टिकटॉक स्टार मुस्कान ने टिकटॉक पर बैन के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मुस्कान ने कहा कि हमारे सैनिकों पर चीन का हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके चीन के सभी ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है, बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चीन की फौज भारत की सीमा में घुस आई है, फिर भी पीएम मोदी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, इसके प्रमाण हमारे पास हैं। चाइनीज कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है गुजरात के अंदर। 18 बार नरेंद्र मोदी जी चीन जा चुके हैं
आज उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि चीन सेनाओं ने हमारी सीमा में प्रवेश किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर फोन पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से बात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर फोन पर बातचीत कर सकते हैं। राजनाथ सिंह यूएस के रक्षा मंत्री से आज शाम बातचीत कर सकते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर आज फोन पर उनकी अमेरिका के रक्षा मंत्री से ये बातचीत होगी। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता संदीप बोल जुड़ गए हैं। संदीप, जो ये बातचीत आज फोन पर हो सकती है अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ, इसको किस तरह से देखा जाए, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मायने तो सीधे तौर पर साफ है कि अमेरिका जो है लगातार जितना भी डेवलपमेंट है इस पर नज़र बनाए हुए है। और चूंकि हम लोग जो है लगातार जो है अमेरिका के साथ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट जो है शेयर करते हैं जो कि दोनों देशों के फ़ायदे के लिए होता है। और ये जो बातचीत जो है, जो तय है बातचीत, पहले से ही शेड्यूल बातचीत है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में। उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक जो है बातचीत होगी। लेकिन ये इस तौर पर साफ नज़र आता है कि किस तरीके से अमेरिका इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि चीन जो है लगातार अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और ऐसे में अमेरिका भी उस पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कई बार जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कह चुके हैं कि मध्यस्थता की बात वो दोहरा चुके हैं। तो अब ये जो बातचीत है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और जो हालात है उसको लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होनी है, फ़ोन के जरिए बातचीत होनी है। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वक्त के मौजूदा हालात पर जो है चर्चा होगी और किस तरीके से चीन लगातार अग्रेसिव रोल इस पूरे रीजन में जो अपना रहा है, सिर्फ भारत की सीमा के साथ नहीं बल्कि अगर हम लोग बात करें साउथ चाइना सी में, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये बातचीत जो है बेहतर ढंग से और एक बेहतर तरफ जो है जाएगी दोनों देशों के रिश्तों के बीच। और इस पूरे रीजनल में जो जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं जरूर चर्चा होगी। संदीप, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक बातचीत आज शाम को राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर के बीच हो रही है। लेकिन उससे पहले चीन से जारी तनातनी के बीच आज दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की स्तर की वार्ता इस बार भारतीय क्षेत्र के चुशूल में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता 22 जून और 6 जून को एलएसी के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। इसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से एलएसी पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था। हमारे साथ इस वक्त लद्दाख से अरुण सिंह मौजूद हैं और दिल्ली से संवाददाता संदीप बोल हैं। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत चीन तनाव के बीच आज जिस तरह से अब से थोड़ी देर बाद दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है, कितनी उम्मीद भारत इस वार्ता से लगाए? देखिए, उम्मीद कितनी लगाए ये तो चाइना के रुख पर निर्भर करता है, क्योंकि 6 जून को जो बातचीत हुई थी उस पर भी चीन खरा नहीं उतरा था। चीन अपने इतिहास के मुताबिक धोखे के लिए जाना जाता है और 6 तारीख को जब सहमति बन गई थी कोर कमांडरों की बैठक में कि हम अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे, चीन नहीं गया। और इसीलिए 15 तारीख को जब उसने टेंट लगाया था पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास और भारतीय सेना से मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद कैजुअलिटीज हुई थी दोनों तरफ और भारत के 20 सैनिक जो है शहीद हुए थे। आज की जो बातचीत है अब से कुछ देर बाद होने वाली है इंडियन साइड में, एलएसी के इंडियन साइड में होने वाली है चुसूल में। और वहां पर जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं हरिंदर सिंह, 14वीं कोर के कोर कमांडर, उनके साथ चीन के अधिकारियों की बातचीत होगी। 2 बातें नेहा मैं आपको स्पष्ट कर दूं भारत की तरफ से। पहली बात यह कही जा रही है कि 4 मई के पहले की स्थिति, यानी जहां पर आपके सैनिक थे मई में 4 तारीख के पहले और जहां पर हमारे थे, हम दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर रहेंगे। दूसरी बात, संबंध सुधारने की जिम्मेदारी अब चीन की है, क्योंकि हिंदुस्तान ने किसी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। इतना जरूर है कि जब चीन की सेना ने नो मैंस लैंड जो होता है, यानी चीन जो कहता है कि हमारी एलएसी यहां तक है, हम कहते हैं कि हमारी यहां पर है, उसके बीच की जो जमीन होती है उस पर पेट्रोलिंग के दौरान कई बार
दिक्कत हो जाती है और उस पर कई बार अतिक्रमण हो जाता है। उस बात को लेकर के भारत एकदम से स्पष्ट रुख अपनाए हुए है कि वहां पर पेट्रोलिंग हम दोनों करेंगे, कोई वहां पर टेंट जमा के नहीं रहेगा। यानी आप वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर जाइए, हम अपनी पोस्ट पर जाते हैं। बीच की जो विवादित जगह है उस पर बातचीत के जरिए हम निकालेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया लागू करके डीएस्केलेट करना और उसके बाद स्टेटस को वहां पर मेंटेन करना। लेकिन आपने एक अहम बात कही, आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये चीन के रुख पर निर्भर करेगा कि भारत को या चीन को भी इस पूरी वार्ता से क्या सकारात्मक मिलता है। संदीप, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, 6 जून को वार्ता हुई, 22 जून को वार्ता हुई और हमने देखा कि इस तमाम प्रक्रिया के दौरान चीन का रुख कैसा रहा, 2 चेहरे चीन के सामने आए। ऐसे में आज होने वाली वार्ता से हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं? क्या चीन अपनी चालबाजियों से बाज आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है संदीप। बिल्कुल नेहा, देखिए 2 बार जब इससे पहले बातचीत हुई है, एक 6 तारीख को हुई जून में और एक 22 तारीख को। उसके बाद ये दोनों बातचीत थी, ये चीन की तरफ से बुलाई गई थी और उसके बाद दोनों देशों की सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने बैठकर एक सहमति बनाई। लेकिन आज की जो बैठक है, बताया जा रहा है कि आज की बैठक के लिए जो है भारत की तरफ से अप्रोच किया गया है और बताया जा रहा है कि इसलिए अप्रोच किया गया क्योंकि जो सहमति बनी थी उस दिन वो अभी तक जो है ग्राउंड पर उस तरीके से नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 10:30 बजे जब ये बैठक शुरू होगी चुशूल में, तो उसके बाद जिस जगह से उस दिन बातचीत खत्म हुई थी उसके बाद आगे बातचीत शुरू होगी। भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर रखा है, लेकिन अब जो स्टेप बाय स्टेप जो कदम उठा के उस टेंशन को और जो फोर्सेस को कम करने की बात थी उसको और ज्यादा तेजी से अमली जामा पहनाए जाने की कोशिश जो रहेगी। कि अब से थोड़ी देर बाद, समय बताया जा रहा है 10:30 बजे का, जब ये बैठक चीन और भारत के बीच चुशूल में शुरू होती है तो चीन का रवैया क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होगा। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का देश के नाम 6वां संबोधन होगा। इससे पहले किए गए अपने संबोधनों में पीएम मोदी ने कई बार देश के लोगों से कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने हर बार देशवासियों से कहा था कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की जरूरत है। कोरोना काल में पीएम मोदी ने देश को कई बार संबोधित किया है। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश भर में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था। ये लॉकडाउन 21 दिनों तक चला था। 3 अप्रैल को पीएम ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाने की अपील की थी। 14 अप्रैल को किए गए संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था और 12 मई को उन्होंने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया था। इसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। घाटी में इस महीने अब तक 38 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो कश्मीर में सिर्फ इसी महीने में 38 आतंकियों का खात्मा हुआ है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि मुठभेड़ में अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए हैं। हमारे साथ संवाददाता रिफत इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रिफत, इन दोनों आतंकियों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है और कुल मिलाकर के सुरक्षा बलों के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए नेहा, जिस तरीके से आपने कहा कि जून के महीने में 38 मिलिटेंट जो है वो मारे गए, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने एनकाउंटर इस महीने में हुए। एक के बाद एक एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। कल भी एक एनकाउंटर हुआ, 3 मिलिटेंट मारे गए। शोपियां में लगातार जो 3 एनकाउंटर हुए, एक में 5 मिलिटेंट मारे गए, दूसरे में 4 मिलिटेंट, उसके बाद फिर से 5 मिलिटेंट। तो एचएम के ज्यादा मिलिटेंट मारे गए हैं इन एनकाउंटर्स में और ज्यादा एनकाउंटर जो है साउथ कश्मीर में ही हो गए हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा मिलिटेंट सक्रिय। और आज जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। रात के दौरान ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मिली थी पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी को, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशन जो बाकी एरियाज में अंजाम देती है वो आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन रहता है। और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और बाद में 2 मिलिटेंट मारे गए। अभी हालांकि आइडेंटिटी एसिटेन की जा रही है, लेकिन खबरें इस तरीके की भी
की हैं कि जो बिजवाड़ा में हाल ही में सीआरपीएफ के जवान पे अटैक किया गया था और उस हमले में जो एक बच्चा भी मारा गया था, वो मिलिटेंट भी मारा गया है, जो खबरें आ रही हैं। अभी ऑफिशियली पुष्टि होनी इसकी बात। शुक्रिया रिफत आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच आज अनलॉक 1 खत्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो कि कल से लागू हो जाएंगे। अनलॉक 2 के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ चर्चा के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक जारी रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। देखते हैं कि अनलॉक 2 में किस तरह की छूट दी जाएगी। देखिए, घरेलू उड़ानों में बढ़ोतरी होगी, यात्री ट्रेनों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दुकानों में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री मिल सकेगी, तो यात्री ट्रेनों में बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ ही अनलॉक 2 में दुकानों में 5 से ज्यादा लोग एंटर कर पाएंगे। नाइट शिफ्ट वालों को रात के कर्फ्यू में छूट भी मिलेगी। ये सब कुछ अनलॉक 2 का हिस्सा होगा। 15 जुलाई से सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। इसके अलावा रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की छूट भी मिलेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 31 जुलाई तक कई जगह बंद भी रहेंगी और इसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और बार भी बंद रहेंगे। ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स को भी बंद रखा गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि भीड़ वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को भी बंद रखा जाएगा। भीड़ वाले राजनीतिक और खेल आयोजन भी नहीं होंगे। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। अनलॉक 2 में मास्क और 2 गज की दूरी को बनाए रखना है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर पर ही रहें। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी घर पर रहें। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल ना हो और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग ना जाएं। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई में बिना किसी काम के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर रोक का नियम अब दूसरे शहरों में भी लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि जिन शहरों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर 2 किलोमीटर के दायरे का नियम लागू किया जा सकता है। तो ये नियम मुंबई में है और ये कहा जा रहा है कि मुंबई की तरह ही इस नियम को कई और जगहों पर भी लागू किया जा सकता है, यानी कि बेवजह घर से 2 किलोमीटर दूर जाने पर रोक लगाई जा सकती है। मुंबई में ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ताज होटल को उड़ाने की धमकी भरा फोन आया है। धमकी भरा फोन आने के बाद ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, कुछ पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान से ये जो फोन आया है, इसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे ताजा अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ जो है अब मुंबई क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जो ताज के 2 होटल्स हैं, एक कोलाबा इलाके में और एक बांद्रा इलाके में, इन दोनों होटल्स में बम से उड़ाने की जो है धमकी आई है। और जाहिर तौर पर जब इतने बड़े होटल्स में अगर धमकी आई है तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पुलिस के सामने फिलहाल यही है कि आखिर कॉल करने वाला शख्स कौन है, कहां से कॉल की गई। क्या जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची से कॉल आई, ये कॉल क्या कराची से आई थी? ये तमाम जो सवाल है मुंबई पुलिस के सामने, मुंबई पुलिस उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। और हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है दोनों होटल्स के सामने, वो बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान शुरू किया गया। जो गाड़ियां आ रही होटल के अंदर, उनकी चेकिंग बाकायदा की जा रही है और उसके बाद उनको छोड़ा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये कॉल आया कहां से और कॉल करने वाला शख्स कौन है आखिर। शुक्रिया दिवाकर आपका। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के सोनीपत से। यहाँ गोहाना में रात में गश्त करते हुए 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना गोहाना के एक गांव बुटाना में पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर हुई।
मारे गए दोनों पुलिसकर्मी गोहाना की बुटाना पुलिस चौकी पर तैनात थे। रात में गश्त करते समय इन 2 पुलिस वालों की हत्या की गई है। सोनीपत में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोहाना में दरअसल रात में गश्त करते हुए 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उधर विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ है। वहां की केमिकल कंपनी में गैस रिसाव होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी तकरीबन 1 महीने पहले इसी तरह से गैस रिसाव का एक वाकया सामने आया था और एक बार फिर से गैस रिसाव से विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा हुआ है। वहां की केमिकल कंपनी में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 19,000 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हुई, जबकि देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 16,893 हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया इलाके में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। इससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से ये पहाड़ खिसक गया और उसकी मिट्टी सड़क पर गिरने लगी। मिट्टी का ढेर बेहद तेजी से सड़क पर गिरता नजर आया, जिसे देखकर कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो। उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जो ये नजारा देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो डर की वजह से भागने भी लगे। हालांकि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन मिट्टी की वजह से सड़क काफी देर के लिए पूरी तरह बंद हो गई। ये वीडियो 25 जून का बताया जा रहा है। ये यूपिया में हुआ है, देखिए 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 देखिए। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में पूरी रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, तो कई जगहों पर नहर का पानी सड़क तक आ पहुंचा। इससे लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई स्कूटर वाले तो आगे बढ़ने से रुक गए, लेकिन कुछ लोग हिम्मत जुटाकर किसी तरह अपनी बाइक से पानी के बीच से ही जाते हुए नजर आए। हालांकि इस बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के सोलापुर की ये तस्वीरें, जहां कई इलाकों में पानी भर गया और इस वजह से लोगों को आवाजाही में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच असम के 23 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया है। बाढ़ की वजह से राज्य में 9 लोगों की मौत भी हो गई है। इनमें तिनसुकिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिले के कई इलाकों से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दूर दूर तक पानी नजर आया। एक इलाके में उफान पर बह रही नदी की वजह से उस पर बने एक पुल का आधा हिस्सा ढह गया। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया और लोग एक जगह पर फंस गए। तिनसुकिया के पड़ोसी जिले डिब्रूगढ़ से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। इनमें एक तस्वीर में 2 मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव के बीच फंसे नजर आए। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डिब्रूगढ़ में बाढ़ की वजह से कई गांवों में कमर तक पानी भर गया। डिब्रूगढ़ की तरह गोवालपारा और नलबाड़ी में भी हजारों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। सैलाब में बहे कुछ लोगों का तो अब तक कोई पता ही नहीं चल पाया है। ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। असम के कई जिलों में आई बाढ़ की एक बड़ी वजह ब्रह्मपुत्र नदी को भी माना जा रहा है। चीन के सिचुआन में बारिश और बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से दक्षिण चीन के कई इलाके जबरदस्त बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे खराब हालात सिचुआन में नजर आए। वहां नदियों के उफान पर आने की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। बारिश और बाढ़ में कई मकान बर्बाद हो गए। इससे भी ज्यादा नुकसान जमीन खिसकने की वजह से हुआ। एक जगह तो पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा देखते ही देखते खिसक गया। सैकड़ों लोग बाढ़ और मलबे में फंस गए। इन्हें बचाव दल की मदद से बाहर निकाला गया। तेज बहाव की वजह से कई जगहों पर रस्सियों की भी मदद लेनी पड़ी। बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई सड़कें मलबा गिरने की वजह से बंद हो गई। इसके बाद मशीनों के जरिए उन्हें खोलने की कोशिश शुरू की गई।
सिचुआन ही नहीं, कई दूसरी जगहों पर भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही जैसे हालात नजर आए। ग्वांगशी में तो सड़कें नदियों में बदल गई, जहां एक कार पानी में डूबती नजर आई। कार में सवार कुछ लोग तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन एक महिला अंदर ही फंस गई। पानी बढ़ने की वजह से वो कार धीरे धीरे डूबने लगी। इस बीच किनारे खड़ा एक पुलिस वाला वहां पहुंचा, जिसने कार का अगला शीशा तोड़कर उस महिला को बाहर निकाला। कानपुर में मछली पकड़ने यमुना नदी के पास गए 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि दोनों लड़के यमुना नदी पर मछली पकड़ने गए थे, लेकिन तभी उन दोनों का पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरे। इसकी खबर मिलते ही वहां गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन जब तक वो दोनों को नदी से बाहर निकाल पाते, उन दोनों की मौत हो चुकी थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की। नदी में 2 लड़के मछली पकड़ने गए थे, लेकिन इस दौरान उन दोनों का पैर फिसल गया और ये दोनों लड़के नदी में गिर गए। इस बात की खबर मिलते ही गोताखोर वहां पहुंचे, लेकिन जब तक दोनों को वो नदी से निकाल पाते, इन दोनों भाइयों की मौत हो चुकी थी। यमुना नदी पर चले गए मछली पकड़ने के लिए और बच्चे देखते देखते कपड़े उतार के नहाने लग गए और नहाते आते इनका पैर फिसल गया और उधर खाई थी, उसमें बच्चे डूब गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख को नशे में गाड़ी चलाना महंगा पड़ा। नशे में धुत पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने गाड़ी से एक मकान में टक्कर मार दी। इसके बाद मौके पर मौजूद महिलाओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ों से पीटा। अगली खबर बिहार से है। बिहार के सीवान में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार कर रहे 7 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा कई फीट ऊपर तक उछलकर जमीन पर गिर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखा कि बच्चा एक साइकिल लेकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गया। इस हादसे में बच्चे की लापरवाही भी दिखी, क्योंकि सड़क पार करने के लिए वो अचानक मुड़ गया और दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि ड्राइवर जब तक उस गाड़ी को रोक पाता, उससे पहले ही जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बच्चा कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिर गया, जबकि टक्कर मारने वाली गाड़ी थोड़ी दूर जाकर आगे रुक गई। इसी बीच वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने सड़क पर बेहोश पड़े बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि बच्चे की हालत काफी गंभीर है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक गाड़ी के शोरूम के डिस्प्ले से टकराने से हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में कार में बैठे 3 लोगों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से तेज रफ्तार गाड़ी एक शोरूम की पार्किंग से होते हुए शोरूम के बाहर लगे डिस्प्ले से टकरा गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी बाहर ही रुक गई, नहीं तो शोरूम में घुसकर ज्यादा नुकसान हो सकता था। उत्तर प्रदेश के बांदा में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने लड़की के भाई की पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़की अपने भाई के साथ बाजार में कुछ सामान खरीदने गई थी, जहां उसके साथ छेड़खानी हुई। इसके बाद लड़की ने पुलिस को वहां बुला लिया, लेकिन आरोपी लड़के और उसके परिवार ने पुलिस वाले के साथ भी बदसलूकी की। इसी बीच आरोपी लड़के ने लड़की के भाई के साथ मारपीट शुरू की। इसमें आरोपी के परिवार ने भी उसका साथ दिया। आज शाम को एक महिला अपने भाई के साथ वहाँ कुछ खरीदारी करने आई थी। एक शशांक नाम का व्यक्ति जो है उसके साथ कुछ कमेंट किया। कमेंट को उसके भाई ने उसकी आपत्ति किया। बाद में शशांक ने अपने पिता और कुछ लोगों को वहाँ बुला लिया और उनके साथ उसके भाई के साथ मारपीट करने लगी। और फोर्स को भी जैसे सूचना मिली तत्काल मौके पर फोर्स पहुँची और इसमें दोनों को पकड़ा गया है और इसमें के विरुद्ध जो है छेड़खानी का और मारपीट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
बढ़ते हैं आगे। शादी के दूसरे ही दिन कोरोना से दूल्हे की मौत की खबर पटना से आई है। पटना के पालीगंज के डीपाली इलाके में 15 जून को दिल्ली में काम करने वाले एक इंजीनियर की शादी हुई थी। इस शादी में करीब 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। शादी के दूसरे दिन अचानक दूल्हे की तबीयत खराब हुई और फिर उसकी मौत हो गई। उसके बाद 22 जून को उसी गांव के रहने वाले 15 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले। जांच में सभी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद गांव और उसके आसपास रहने वाले करीब 369 लोगों की जांच की गई। इनमें से 79 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जांच में ये भी पता चला है कि बारात में शामिल होने वाले 111 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। पटना से ये खबर आई है।